हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे भाई पिछले आपको 4 दिनों में मैंने 2 चैप्टर को आपको समाप्त किया है। आप सभी को पता है कि क्रैक कोर्स में हम लोगों ने आपको सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट को हम लोगों ने शुरू किया है। उस हिस्ट्री सब्जेक्ट में मैंने आपको चैप्टर पहला का ऑब्जेक्टिव साथ में उसका सब्जेक्टिव भी करवाए थे। फिर दूसरा चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव साथ में उसका सब्जेक्टिव करवाए थे। यानी क्रैक कोर्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें जो हम लोग एसएसटी के पास 5 जो सब्जेक्ट है, उस 5 सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, उस हिस्ट्री सब्जेक्ट को हम अभी आपको पढ़ा रहे थे। मेरे भाई चैप्टर 1 का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ा दिया है। चैप्टर 2 का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ा दिया है। अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाई होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि ये जितना भी आपको मटेरियल है, ये सब आपको मटेरियल मिले, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं, सारे मटेरियल को ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए आपको 49 रुपये जो है आपको पे करना होगा, जिसका ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। केवल इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। दूसरी चीज कि रेगुलर वीडियो आपको कहां से मिल सकता है, तो रेगुलर वीडियो के लिए आपको जाना होगा यूट्यूब चैनल पर या तो मेरे फेसबुक पेज पर। लेकिन यूट्यूब चैनल आप पढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा है, वहां पर सर्च कीजिए ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस के नाम से और सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाके वहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट को खोजिएगा, आपको एकदम सीरियल वाइज से वीडियो मिल जाएगा। आप आसानी से वीडियो को तेज करके और आसानी से जो है आप देख सकते हैं। ये क्लास का जो नाम है वो ग्लोबल क्लासेस के नाम से चलता है। ये ऑफलाइन क्लासेस है, लेकिन ऑनलाइन के लिए ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस चलता है। तो हम आपको एक चैप्टर 2 चैप्टर दोनों पढ़ा दिए थे, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो मेरे भाई आपको तीसरा चैप्टर पर सीधा हम लेके आपको चलते हैं। ये दूसरा चैप्टर है, आगे आ जाते हैं। यहाँ यहाँ नहीं आगे और आगे चलेगा। यहाँ से हो गया आपको तीसरा चैप्टर। अब आपको तीसरा चैप्टर से देखिए, हम आपको थ्योरी नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि मेरे पास भी आपको कुछ रीजन है, क्योंकि हम क्रैक कोर्स में आपको केवल उन्हीं क्वेश्चन को लेके आएंगे जो क्वेश्चन आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे भाई आज चलिए आपको हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाते हैं। आपको हिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है वो हो चीन मिन्हा से रिलेटेड जो है सारा का सारा आपको क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आपको वीवीआई है, कह रहा है कि हो ची मिन्हा आपका संबंध को लिखे। तो आइए हो चीन मिन्हा क्या थे उनके बारे में। तो हो ची मिन्ह आपको समाजवाद से प्रभावित था। उसने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का आपको गठन किया एवं फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से आपको लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के आपको सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। 1930 में राष्ट्रवादी गुटों, यहाँ गटो लिख दिया है, यहाँ गुटो होना चाहिए, गुटों को एकत्रित कर वियतनाम कांग संग देन अर्थात आपको वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन्ह ने आपको राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्र किया। क्योंकि आप जानते हैं कि एक आपको वियतनाम जो देश है किधर गया, आपको वियतनाम जो देश है, ये वियतनाम देशों पर आपको फ्रांसीसी का कब्जा था। अब फ्रांस के लोग क्या करते थे कि वहाँ अपना शिक्षा करते थे, अपना ढंग से उस देश को चलाते थे। उसके बाद हो चिन मिन्हा जो था वो वियतनाम का ही था। अब इनको तो अच्छा नहीं लगेगा कि कोई जो देश है दूसरे देश से आए और अपने देश पर कब्जा करके और उसका क्या करे कि अलग अलग दृष्टि से अलग अलग उपयोग करे। इसी के विरोध में जो है हो चिन मिन्ह जो है आपको काम करते थे। तो आपको वियतनाम के एक सच्चे समझे आपको राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी का मतलब होता है वैसा लोग जो देश के प्रति प्रेम करता है, उन्हें राष्ट्रवाद बोला जाता है। तो याद रखिएगा, तो हो चिन मिन्ह जो थे एक समाजवादी से आपको प्रभावित थे, समाजों को ज्यादा देखना पसंद करते थे और वियतनामी क्रांतिकारी दल को क्या किए थे, आपको गठन किए थे, स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर पर आपको लेके चलते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि हो ची मिन्ह आपको मार्ग क्या है। आइए, मार्ग का मतलब सबको पता है, आपको रास्ता। जैसे बहुत सारे हमारे
देश में भी महापुरुष है, उनके नाम पर ही बहुत सारे हम लोग रोड को बना देते हैं। जैसे जेपी पथ यानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर बना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे आप वो रोड है। बहुत सारा रोड जो है ना बड़े बड़े महापुरुष के नाम से ही क्या किया जाता है, बना दिया जाता है। तो ऐसा ही हो ची मिन जो था वो एक वियतनाम का बहुत बड़े आपको समाजवादी व्यक्ति था, राष्ट्रवादी व्यक्ति था। तो आइए इसको समझते हैं। हो ची मिन आपको हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया सीमा आपको क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। यानी एक रास्ता था हो ची मिन नाम के, जो आपको हनोई से शुरू होता था और लाओस होते हुए, कंबोडिया होते हुए, सब सीमा से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। तो रास्ता कहाँ जाता था, तो हनोई से शुरू होते हुए लाओस, कंबोडिया होते हुए वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इसमें सैकड़ों आपको कच्ची पक्की आपको सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी थी। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा हाईवे कहीं से गुजरता है तो गांव से बहुत सारे रोड आके क्या किया रहता है, उस हाईवे से कनेक्टेड रहता है। यह वियतनामियों का आपको रसद आपको सप्लाई मार्ग था। रसद सप्लाई मार्ग का एक मुख्य मार्ग था, जिसे राशन वोशन जो है उसी से आपको मार्ग से आता था। यह मार्ग जो था काफी मजबूत था। अमेरिका आपको सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था। यानी अमेरिका चाहता था कि इस रोड को क्या किया जाए, तोड़ दिया जाए, क्योंकि उसी रोड से वियतनाम के सभी लोग जुड़े थे। अगर शायद इस रोड को तोड़ दिया जाएगा तो वो क्या होगा कि वियतनाम के लोगों के पास जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पाएगा। उस तरीका से वियतनाम को हराना क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। परंतु वियत आपको कांग एवं उसके समर्थक लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते थे। आपको पता है कि अमेरिका ने इस पर बहुत ही आपको ज्यादा प्रयास किया था इस रोड को तोड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही रोड टूटता था उस आपको वियतनाम के नौजवान लोग, वियतनाम के महिलाएं, पूरा लोग मिलकर इस रोड को तुरंत बना लेते थे। चूंकि हो ची मिन्ह मार्ग आपको वियत कांग की आपको जीवन रेखा थी, अतः अमेरिका इस पर आपको नियंत्रण करना चाहता था। इसी क्रम में उसने आपको लाओस, कंबोडिया पर आक्रमण भी किया, किंतु आपको तीन तरफा आपको संघर्ष में फंसकर वापस होना पड़ा। जाहिर सी बात है, ये आया था तो वियतनाम को अलग अलग तोड़ दिया था। एक यहाँ पर दो भागों में, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। तो दक्षिणी वियतनाम का जो सपोर्टर था वही आपको क्या था, अमेरिका था। उत्तरी वियतनाम को पहचानता नहीं था, जबकि उत्तरी वियतनाम के तरफ के ये सारे जो है आपको लोग थे। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हो चीन का, हिंद चीन का क्या अर्थ है। देखिए, हिंद का आपके मतलब समझ आता होगा कि लगता है हिंदुस्तान है, चीन का मतलब चाइना है, तो ठीक उसी से रिलेटेड है। तो आइए, एशिया के हिंद चीन आपके देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय से लगभग आपको 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से हैं। यानी जो फैला हुआ था लगभग आपको कितना लाख आपको वर्ग किलोमीटर में, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में, मोटा मोटी 2.80, हाँ 80 लाख, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया क्षेत्र जो है आपको आते थे। तो हिंद चीन में वियतनाम देश भी आता है, लाओस भी आता है, और कौन देश आता है, कंबोडिया। इनकी आपको उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को क्या करती है, छूती है। तो दक्षिणी चीन आपको सागर और आपको पश्चिमी में म्यांमार के क्या है आपको क्षेत्र जो है आपको पड़ते हैं। अगला आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में हिंद चीन में कैसे आपको दाखिल हुआ, चर्चा कीजिए। यानी हिंद चीन जो था उसमें अमेरिका किस प्रकार से एंट्री करता है, इसी के बारे में समझिए। तो अमेरिका शुरू में आपको फ्रांस का सहयोग कर रहा था। अब फ्रांस जो था इस पर अत्याचार तो कर ही रहा था और उसका सहयोगी था, लेकिन समाजवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु अमेरिका हिंद चीन में आपको क्या हो गया, दाखिल हो गया। चूंकि बहुत सारे वियतनाम के लोग थे जो आपको फ्रांस को रोकना चाहते थे। अब अमेरिका सोचा कि भाई इसी में पड़ते हैं, जितना भी लोग रोक रहा है आपको फ्रांस में लोगों को रहने से, उनसे आपको लड़ने के लिए हम फ्रांस के साथ मिलकर लड़े। दूसरी तरफ कंबोडिया का आपको शासक सिहानुक आपको अमेरिका से संबंध आपको विच्छेद कर चीन की ओर आपको झुका, जिससे अमेरिका को कंबोडिया के हस्तक्षेप करने का अवसर मिला।
साथ ही आपको सिहानुक समाजवादी रूस और पूर्वी जर्मनी से संबंध आपको बढ़ाना आरंभ कर दिया। अमेरिका आपको कंबोडिया या पूरे हिंद चीन में समाजवादी प्रभाव को बढ़ावा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप किया। तो एक लाइन में जवाब है कि अमेरिका क्यों आपको उसमें गया। तो अमेरिका जो चाहता था वो समाजवाद को बढ़ावा नहीं चाहता था। समाजवाद का मतलब होता है ऐसा चीज जिस पर आपको सभी जनता का अधिकार हो, जनता का भलाई का काम हो, उसे समाजवाद बोला जाता है। जबकि अमेरिका चाहता था कि भैया समाजवाद से जुड़ा जो है आपको कोई काम नहीं हो, जिस वजह से क्या होता था कि आपको अमेरिका इसमें आपको एंट्री कर गया था। अगला है कि रासायनिक हथियार नापाक एवं एजेंट ओरेंट क्या है। बहुत ही वीवीआई आपको क्वेश्चन है। ये अमेरिका के द्वारा बम मारा गया था। अब आइए ये बम में क्या खासियत था। अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण से आपको खतरनाक हथियारों, टैंकों एवं बम वर्षक आपको विमानों से व्यापक प्रयोग के साथ साथ खतरनाक रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया था। यानी अमेरिका जब वियतनाम से लड़ने आया तो गोली से तो लड़ा, बारूद से लड़ा, सैनिक से लड़ा, सबसे लड़ा, प्लस में आपको बड़े बड़े बम फेंक दिया। ऐसा बम फेंका, ये नेपाक बम और एजेंट ऑरेंज ऐसा बम था जो आपको समझिए पेड़ पौधा को सीधा मुरझा देता था, यानी पेड़ पौधा मर जाता था। और आदमी के शरीर पर यदि उस बम का अगर असर पड़ जाएगा तो आदमी के शरीर का चमड़ा जो है ऐसा ही क्या होता था, आपको गिर जाता था। ऐसा कुछ आपको रासायनिक हथियार थे। नापाक बम, एजेंट और नापाक बम में नापाक एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जो अग्नि बमों में आपको गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से क्या होता है, चिपक जाता है, यानी सट जाता है और क्या करते रहता है, जलते रहता है। तो जलेगा तो मांस खत्म नहीं हो जाएगा। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां क्या होती थी, झुलस जाती थी तथा पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने से इसका प्रयोग किया गया था। यानी यहाँ पर लोगों को भी मारने का प्लान था और साथ साथ जंगल को भी क्या था, आपको मारने का प्लान था। तो अमेरिका कोनो दृष्टि से लगता है कि भाई अच्छा आदमी है, नहीं है। वो जितना अच्छा है उतना वो खराब भी है। अगला ये हुआ आंदोलन क्या है। बहुत बार पूछा है कि हुआ आंदोलन क्या है। तो हुआ आपको वियतनाम के एकीकरण हेतु आपको बौद्ध धर्मावलंबियों का एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। यानी वियतनाम में जो बौद्ध धर्म के लोग रहते थे ना, वही लोगों ने हुआ आंदोलन के क्या किए थे, शुरुआत आपको किए थे, जो 1939 में शुरू हुआ था। इसके आपको नेता हुइनू आपको फूसो था। इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिससे आत्मदाह तक की भी आपको शामिल होता था। अगला है वियतनाम में स्कॉल्स आपको रिवॉल्ट क्यों हुआ। तो आइए, वियतनाम में आपको ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1868 में ईसाइयत के विरुद्ध एक आपको सशक्त आंदोलन हुआ। यह आपको आंदोलन स्कॉट रिवॉल्ट अथवा विद्वानों के विद्रोह के नाम से आपको जाना जाता है। इस आंदोलन को आपको राज दरबार के अधिकारियों ने आपको चलाया। वे आपको कैथोलिक यानी ईसाई धर्म के प्रचार और वियतनाम पर फ्रांसीसी आधिपत्य के विरोध थे। इस आंदोलन का जोर सबसे अधिक नगुयेन और आपको हेतियन प्रांतों में था, जहां हजारों ईसाइयों को मार डाला गया। यानी देखिए ये आंदोलन कैसे हो गया था। वियतनाम में स्कॉट रिवॉल्ट उसे बोला जाता है क्योंकि वियतनाम में फ्रांस लोग जो था कब्जा कर लिया था। फ्रांस लोग अपने अनुसार शिक्षा देता था वहाँ के लोगों को, अपने ढंग का संस्कृति समाज के जैसे भी था वो आपको दिया जाता था। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या ना कि इस फ्रांस जो है एक ईसाइयों का देश है। अब ईसाइयों का बोलबाला इतना अधिक हो गया आपको फ्रांस में, तो फ्रांस के लोगों ने क्या किया कि उसके खिलाफ आवाज उठाया, जिसके स्कॉट रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ। तो आइए जनेवा समझौता का थोड़ा सा समझा जाए।
1954 में जनेवा समझौता फ्रांस और किसके बीच हुआ? वियतनाम के बीच हुआ, जो अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण हुआ। यानी आपको जैसे फ्रांस और वियतनाम के बीच जो आपस में संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को सुलझाने का काम जो है अमेरिका बीच में आके पंचायती दोनों गोला के साथ करवाया था 1954 में। अगला है पाथेट लाव की स्थापना क्यों की गई? तो देखिए, पाथेट आपको लाव एक सैन्य संगठन था। सैन्य संगठन का मतलब एक सेना का संगठन था। इसकी स्थापना का कारण यह था कि वह इसकी सहायता से लाओस समाजवादी व्यवस्था आपको स्थापित करना चाहता था, जिसकी स्थापना आपको सुफ्नु बोग ने आपको की थी। तो आइए, पाथेट आपको लाओ की स्थापना क्यों की गई थी? तो ये एक सैन्य संगठन था, जिसके कारण आपको समाजवादी व्यवस्था को वहां स्थापित करने के लिए ऐसे संगठन को लाया गया था। अगला है एक तरफा आपको अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो आइए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि वियतनामी मजदूरों के आपको बगानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम का आपको करवाया जाता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को एकरनामा के अंतर्गत जो बगान मालिकों और मजदूरों के बीच होता था, काम करना पड़ता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक के असीमित अधिकार था। यानी एक तरफा अनुबंध का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को अच्छे तरह से देखना, दूसरे व्यक्ति को नहीं देखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पर एक मालिक रहता है। दूसरा चीज मालिक के बाद क्या रहता है? तो मान लीजिए यहाँ पर मजदूर रहता है। मजदूर, अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, तो कोई दुर्घटना होता है तो फैक्ट्री की जिम्मा होती है। आपको कितना घंटा काम कराना है वो फैक्ट्री की जिम्मा है। अब आप क्या कीजिए कि कोई फैक्ट्री में जाइए जहां अनलिमिटेड काम कराता हो, 10 घंटा 12 घंटा, मजदूरी एकदम कम देता हो, आपको समझिए किसी प्रकार के सुख सुविधा मिलबे नहीं करता हो कंपनी के तरफ से। ऐसा समझिए एक तरफा अनुबंध था। एक तरफा अनुबंध का मतलब एक तरफ फायदा था, एक तरफ घाटा था। तो मालिकों को फायदा था, मजदूरों को क्या था? इसमें आपको घाटा था। अगला है माइली गांव की हत्या। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यदि आपको याद आया होगा तो समझ आ गया होगा। माइली गांव की आपको हत्याकांड का क्या कीजिए तो परिचय दिए। मेरे भाई, माइली गांव की जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है। आज भी विश्व में माइली गांव की घटना को लोग जो है याद करके समझिए लेते हैं। अमेरिका के लिए आज भी जो है आपको काला धब्बा है। समझाते हैं पूरी बात को। यहाँ थोड़ा गलती लिख दिया है, समझ लीजिएगा। माइली आपको दक्षिणी वियतनाम का क्या था? आपको एक गांव था। आपको शुरुआत में बताए हैं कि वियतनाम 2 भागों में मेरे भाई बट गया था। एक जो था दक्षिणी वियतनाम, एक जो था उत्तरी वियतनाम। तो माइली दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था, जहां लोगों का वियत आपको कांग समर्थन मारकर अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला, औरतों तथा बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उसे मारकर पूरे गांव में क्या किया? आग लगा दिया। अमेरिका सेना के इस बर्बरता पूर्वक की कार्रवाई संपूर्ण विश्व में आलोचना है। अब समझने का प्रयास कीजिए क्या हुआ। इस दक्षिणी वियतनाम में आप क्या था कि अमेरिका चाहता था कि उत्तरी वियतनाम पर कब्जा करे, लेकिन वियतनाम के लोग चाहते थे कि हम लोग आजाद हो। अब क्या हुआ? अमेरिका के सेना ने बहुत संघर्ष किया यहाँ पर कब्जा करने के लिए, लेकिन लोगों ने इसे सफल नहीं होने दिया। अब देखिए, इसी में एक गांव रहता है, जिस गांव का नाम रहता है आपको माइली गांव। अब ये माइली गांव को देखिएगा पहले क्या करता है। पहले सेना, अमेरिका के सेना ने क्या करता है कि पूरी गांव को चारों तरफ से आपको घेर लेता है। घेरने के बाद क्या करता है कि पहले आपको सेना घुस के गांव में पुरुषों को, जितना भी नौजवान टाइप के लोग थे, पहले उन्हें क्या करता है? मार देता है। चूंकि नौजवाने लोग ना लड़ते हैं, तो पहले उन्हें मार दिया जाता है। मारने के बाद आगे क्या होता है कि जितना भी आपको बूढ़े बच्चे थे, उन लोगों से तो कुछ हो नहीं सकता, जो साफा बूढ़े हो गए हैं। अब बच्चे हैं, उनसे भी कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ क्या किया? इन लोगों ने पकड़ कर और उनके साथ रेप किया। कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद क्या किया? सब काम जब हो गया, उसके बाद जाते समय क्या हुआ कि चारों तरफ से उस गांव में क्या किया? आग लगा दिया। एक पहले लोगों को मार डाला, मारने के बाद बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद पूरे गांव में क्या किया? आग लगा दिया। आग लगाने के बाद सारे गांव के लोग जल गए। अब क्या होता है
कि कई बार क्या होता है कि लाश के ऊपर लाश पड़ा रहता है। उसी में एक बूढ़ा व्यक्ति जो है आपको नीचे थे, उनके ऊपर कई गो लाश जो था आपको गिर गया था। अब अमेरिका के सैनिक ने तो देखा कि भाई सब लोग तो मरा हुआ है, अब उसको पता नहीं चला कि कोई बचा है, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया था। कोई जाने दी, एक बूढ़ा व्यक्ति जो था आपको क्या हुआ था कि आपको बच गया था। अब वही बूढ़ा व्यक्ति ने इस्माइली गांव की घटना के सारे बारे में क्या किया था, जानकारी दिया था। अगर शायद उस बूढ़ा व्यक्ति नहीं बचा रहता तो माइली गांव की घटना के भी आपको जानकारी नहीं मिल पाती। अगला है कि फ्रांसीसियों ने आपको मेकॉन डेल्टा के नहर क्यों बनवाई, इसका क्या परिणाम है। यानी फ्रांस के जो लोग आए थे यहाँ वियतनाम में अपना स्थापित करने के लिए वर्चस्व, वो लोगों ने आपको मेकॉन्ग आपको डेल्टा नाम के एक नहर बनाया था। जाहिर सी बात है अंग्रेज भारत में आया तो बहुत सारे ऐसे चीज को बनाया, जैसे आपको रेलवे को बनाया, बहुत सड़क को बनाया, बहुत ऐसे कंपनी को भी लगाया था। तो ऐसा ही फ्रांसीसी ने आपको कृषि के विस्तार के लिए मेकॉन डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई की सुविधा के लिए नहर बनवाई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है खेती करने के लिए नहर जो है बहुत ही ज्यादा आपको आवश्यक है। आप धरती के अंदर से बोरिंग करके पानी को निकाल सकते हैं, लेकिन सरकार जो है नहर के अगर लाती है तो ज़्यादा फायदा होता है, हर एक क्षेत्र में नहर जाता है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने से धान की खेती उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई। जब नहर बनाया तो धान की जब खेती हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1931 तक वियतनाम आपको विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया। अब बताइए, एक नहर बना दिया गया और आपको 31 तक आते आते वियतनाम जो है दुनिया का तीसरा बड़ा आपको देश बना है चावल बेचने वाला में। अगला क्वेश्चन आइए, 13 नंबर में मेरे भाई आपको कह रहा है कि जनेवा समझौता के आपको प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो 1954 में जनेवा समझौता के द्वारा इंडो चीन आपको लाओस कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए। दोनों राज्यों में आपको वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से दो भागों में कर दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम दोनों राज्यों में आपको विभाजन रेखा आपको 17वीं समानांतर मानकर की गई। उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन की आपको कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी गई। दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की आपको सरकार बनी। यह भी आपको व्यवस्था की गई कि 1956 में पूरे वियतनाम के लिए आपको चुनाव क्या होगा, आपको करवाया जाएगा। क्योंकि चुनाव से क्या होता है ना कि लोग जिसको पसंद करते हैं वही लोग क्या बनते हैं, आपको सरकार में आते हैं। 14 कह रहा है कि लाओस एवं कंबोडिया पर आपको भारतीय प्रभाव का जो है आपको वर्णन करना है। तो आइए, लाओस और कंबोडिया जो था वो भारत के तरफ आपको किस प्रकार से प्रभाव जमाया था उसके बारे में। तो लाओस और कंबोडिया पर आपको भारतीय संस्कृति का जो था आपको प्रभाव था। यानी एक तरफ था लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो वियतनाम पर चाइना शासन कर रहा था, लाओस कंबोडिया पर भारत शासन कर रहा था। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म आपको हिंदू धर्म दोनों का प्रसार हुआ। चौथी आपको सदी में स्थापित कंबोज राज्य के आपको शासक भारतीय मूल के थे, अतः आपको कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने आपको प्रसिद्ध अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था। आज भी अंकोर वाट का मंदिर जो है जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। यह हिंदू धर्म का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। तो क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो अंकोर वाट का मंदिर है, जो कहाँ स्थित है, आपको कंबोडिया में स्थित है। 16वीं सदी में कंबोज का पतन हो गया। इसके बाद जो है यहाँ के आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति जो है आपको उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर आपको राजा का जो भारतीय राजा का शासन था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वहाँ के स्थानीय लोग जो है सत्ता में आने लगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना आपको की गई क्यों। तो आइए, 1907 में वियतनाम में आपको टोकन फ्री स्कूल की स्थापित किए गए, जिसके उद्देश्य आपको वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा दिलाना था। यानी उसमें स्कूल खोला गया फ्रांसीसियों के द्वारा, जिसमें केवल और केवल फ्रांस के चीज़ों को पढ़ाया जाता। सामान्य शिक्षा अतिरिक्त इस शिक्षा से विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गई। स्कूल में वियतनामियों को आधुनिक बनाने पर बल दिया गया। छात्रों को पश्चिमी शिक्षा के अतिरिक्त रहन सहन, यूरोपीय शैली अपनाने की शिक्षा
दी गई। जाहिर सी बात है कि फ्रांस ने जब स्कूल खोला था तो भैया फ्रांसीसी टाइप के जो है आपको शिक्षा देगा। जैसे अंग्रेज यहाँ आया तो अंग्रेजी टाइप की शिक्षा दिया। बाओदाई कौन था, आइए। बाओदाई फ्रांस एवं अमेरिका का समर्थन से दक्षिणी वियतनाम प्रांत का अन्नाम शासक बना था, लेकिन वियतनाम में आपको समाजवादी राष्ट्रीयों के बढ़ते विरोध के कारण उसका आपको टिकना कठिन साबित हुआ। इसीलिए 25 अगस्त 1945 को बाओदाई ने अपना पद से क्या दे दिया, आपको त्याग दे दिया। अगला कह रहा है कि 1970 में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाई गई। तो मेरे भाई कंबोडिया में आपको अमेरिका हस्तक्षेप के साथ ही चीन हस्तक्षेप भी आपको शुरू हो गया। इससे आपको विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हुआ। अमेरिका ने आपको कंबोडिया की आपको अपनी सेना की वापसी की घोषणा की, लेकिन दक्षिणी वियतनाम कंबोडिया से आपको अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं हुआ। इससे आपको गंभीर स्थिति आपको बन गई। इस समस्या के समाधान के लिए आपको मई 1970 में जकार्ता सम्मेलन 11वीं एशियाई देशों का सम्मेलन जो है आपको बुलाया गया था। तो ये जो था आपको चैप्टर तीसरा का मेरे भाई जो था आपको सब्जेक्टिव था। अगले जब क्लास में आएंगे तो हम लोग चैप्टर आपको चौथा के पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर आपको तीसरा का पहले सब्जेक्टिव अगर जाने हैं तो इसके साथ जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव को आपको थोड़े दिन में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।